A very pleasant good morning, dear students. My name is Anil and I am your English mentor. And today we are going to study our chapter Indigo, and this is part number 2. So dear student, before we proceed, let us discuss whatever we have studied in part number 1. तो सबसे पहले हम इसका टाइटल जो कि इंडिगो है इसका मीनिंग जानते हैं कि इंडिगो क्या होता है। इंडिगो होता है नील। नील क्या होता है? नील एक फसल होता है। तो जनरली उस नील से क्या किया जाता है? उससे ब्लू कलर को निकाला जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूमता है। सो आफ्टर द एपिसोड ऑफ दिस चंपारण, महात्मा गांधी बिकेम वन ऑफ द ग्रेटर पर्सनैलिटी और लीडर्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर की तरह उभर कर आए महात्मा गांधी जी इस पर्टिकुलर एपिसोड के बाद। So, जैसा कि मैं बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा इंसिडेंस महात्मा गांधी जी के ऊपर बेस्ड है। तो चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंदर। तो वहां पर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते थे? इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। और वो क्या करते थे? इंडियन फार्मर्स को कहते थे कि अपनी लैंड के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर उनको इंडिगो कल्टीवेट करना होता था, उनको उगाना होता था। और वही जो इंडिगो का जो क्रॉप, इंडिगो का जो प्रोडक्शन होता था उनकी लैंड के ऊपर, वो उनको जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनको हैंड ओवर करना पड़ता था एज ए लगान। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो इंडियन फार्मर्स को क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे, राइट। तो चंपारण के अंदर ही एक दूसरा फार्मर था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। तो वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि वो महात्मा गांधी से बात करेगा और वो बताएगा कि किस तरीके से ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड है चंपारण के अंदर जो फार्मर्स है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो हालांकि महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, लेकिन जो राजकुमार शुक्ला होता है उसने इस बात को डिसाइड किया होता है कि मैं पक्का आपको लेकर चलूंगा। वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होता है, बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय कर रखा होता है। एंड फाइनली वो महात्मा गांधी जी को कन्विंस कर लेता है और वो उनको चंपारण लेकर जाने के लिए तैयार होता है। तो चंपारण जाने से पहले महात्मा जी क्या सोचते हैं कि मैं मुजफ्फरपुर रुक जाता हूँ। और मुजफ्फरपुर में उनके एक जान पहचान का प्रोफेसर होता है जेपी कृपलानी। तो उनके घर मतलब वो जेपी कृपलानी के पास रुकते हैं। वहां पर फिर मतलब एक गवर्नमेंट टीचर होता है, तो वहां पर उस गवर्नमेंट टीचर के घर पर वो 2 दिन के लिए रुकते हैं। और उनका एजेंडा क्या होता है मुजफ्फरपुर रुकने का, कि जिससे कि वो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर पाए कि किस तरीके से चंपारण के अंदर जो फार्मर्स है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिससे कि वो लैंडलॉर्ड जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है उनके खिलाफ वो क्या कर सके, उनके खिलाफ वो एडवोकेट कर सके, उनके खिलाफ वो मतलब फाइट कर सके। तो उससे पहले उसको कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो चंपारण जाने से पहले मुजफ्फरपुर रुक जाते हैं। और वहां पर एक गवर्नमेंट टीचर होता है, उसके घर पर अभी वो फिलहाल 2 दिन के लिए रुके हुए हैं। तो ये सीन है। अभी अभी तक हमने इतना ही डिस्कस किया है। नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, असामान्य बात थी। थिंग इन दोज डेज, मतलब उन दिनों में, मतलब ये जो बात थी ना किसी के घर पर रुकना, मतलब किसी के घर पे रुकना ये कोई आम बात नहीं थी। क्योंकि महात्मा गांधी जी अभी एक गवर्नमेंट टीचर थे, उसके घर पर रुके हुए थे 2 दिन के लिए। और ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि अगर इस तरह की चीज अगर ब्रिटिशर्स को पता चलते था तो वो उनको क्या समझते थे, वो ब्रिटिशर्स उसको गलत मानते थे और कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था। क्योंकि उनको लगता था कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ क्या किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ ये काम की जा रही है। तो उनको जो भी ऐसा काम करता था तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी को अपने 2 दिनों के लिए अपने घर में रखना ये कोई आम इंसिडेंस नहीं था, ये कोई मतलब कोई आम बात नहीं थी। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी उन दिनों में, जब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियन को एक्सप्लॉइट करते थे। गांधी कमेंटेड, गांधी जी ने कहा कि ये आम बात नहीं है फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए टू हार्बर, हार्बर का मतलब शेल्टर देना, टू प्रोवाइड ए शेल्टर, आश्रय देना अ मैन लाइक मी। मतलब उन दिनों में जब ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को एक्सप्लॉइट करते थे। और पहली बात, एक गवर्नमेंट प्रोफेसर का मेरे जैसे आदमी को अपने घर में रखना कोई आम बात नहीं थी, ये बहुत रिस्की था। इन स्मॉलर लोकेलिटीज, और छोटी छोटी जगह पर वैसे भी बड़ा मुश्किल था। तो द इंडियंस वर अफ्रेड, क्योंकि इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। किससे? ब्रिटिशर्स से वो डरते थे। टू शो सिंपथी, सिंपथी मतलब अपनी वो दया दिखाने के लिए, मतलब क्या थे, जो इंडियंस थे वो अपनी दया भी नहीं दिखा सकते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स से उनको बहुत ज्यादा डर लगता था। फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल,
होम रूल मतलब जो उनका जो घर है, घर पे जो राज्य चलता था उस टाइम कौन सा रूल चलता था, ब्रिटिश रूल चलता था। और एडवोकेट्स का मतलब पैरवी करना। अगर कोई भी मतलब कोई भी इंसान अगर उस होम रूल के यानी ब्रिटिश रूल के खिलाफ कोई एडवोकेट करता, कोई भी अपनी आवाज उठाता, तो उसको क्या माना जाता था, उसको गलत माना जाता था। और कोई भी इंडियन क्या ना, दूसरे कोई भी मतलब इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा डरते थे और कहीं ना कहीं वो सिंपैथी नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे। और कोई भी अपना आवाज उठा नहीं सकता था किसके खिलाफ, होम रूल के खिलाफ। होम रूल क्या था, क्योंकि वहां पे ब्रिटिश रूल था, तो उस ब्रिटिश रूल के खिलाफ कोई भी इंडियन अपनी आवाज उठा नहीं सकता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे इंडियन को उस टाइम। द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, द न्यूज ऑफ गांधी जी एडवेंट, एडवेंट का मतलब अराइवल कह सकते हो, यानी गांधी जी के जो अराइवल की बात है, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उसका जो मिशन है मतलब जिस मिशन के लिए, जिस एजेंडे के लिए गांधी जी आए थे, स्प्रेड क्विकली, और ये बात मतलब बहुत जल्दी से फैल जाती है कहां पर, थ्रू मुजफ्फरपुर, यानी मुजफ्फरपुर तक पहुंच जाती है ये बात की, मुजफ्फरपुर से ये बात आगे तक पहुंच जाती है, और मुजफ्फरपुर से होते हुए ये बात चंपारण तक पहुंच जाती है। मतलब चारों तरफ महात्मा गांधी जी के बारे में बातें होने लग जाती हैं कि इस तरीके से एक महात्मा जी आए हैं और उनका मिशन क्या है, वो सारी ये बातें कहीं ना कहीं पहले मुजफ्फरपुर और फिर बाद में चंपारण में ये सारी की सारी बातें फैल जाती हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण, शेयर क्रॉपर्स मतलब फार्मर्स के लिए यूज किया गया, यानी जो फार्मर्स थे वो चंपारण से बिगेन टू अराइविंग ऑन फूट, और नंगे पैरी मतलब बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो महात्मा जी से मिलने के लिए, महात्मा जी को देखने के लिए पैरों से ही पैदल ही चलने लग जाते हैं। एंड बाय कन्वीनियंस, जिसको कोई साधन मिला वो साधन के थ्रू मतलब वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और जिसके पास साधन नहीं था वो पैदल चल पड़ा था। टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए, अपने विजेता को देखने के लिए। अब ये चैंपियन किसके लिए यूज किया जा रहा है, महात्मा गांधी जी के लिए यूज किया जा रहा है। तो यानी हर एक इंसान महात्मा जी गांधी जी को देखने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक था, महात्मा गांधी को देखने के लिए चल पड़ी। जिसके पास साधन था वो साधन लेके चल पड़ा, जिसके पास साधन नहीं था वो पैदल चल पड़ा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जो उनके राइट्स के लिए लड़ रहे थे, और वो अपने चैंपियन को देखने के लिए सभी वहां पर निकल पड़े। मुजफ्फरपुर लॉयर्स, और जो मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे, वकील थे, कॉल्ड ऑन महात्मा जी टू ब्रीफ हिम, तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया टू ब्रीफ हिम, पूरा का पूरा जो इंसिडेंट उसको ब्रीफ करने के लिए। ओके, तो मतलब मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे कॉल्ड ऑन गांधी जी को बुलाया उन्होंने टू ब्रीफ हिम। उन्होंने सारा इंसिडेंट समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो सारा का सारा ब्रीफ कर दिया उनके सामने। दे फ्रिक्वेंटली बार बार, ओके कॉन्टिन्यूसली बोल सकते हो, रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स का मतलब फार्मर ग्रुप्स इन द कोर्ट। और जनरली जो लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, अक्सर जो लॉयर्स हैं वो क्या करते हैं, फार्मर्स के राइट के लिए फाइट करते हैं कोर्ट्स के अंदर। कि जब कभी ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो अक्सर जब इंडियन फार्मर्स अपना केस लड़ने के लिए ही इन्हीं लॉयर्स के पास जाते हैं, और यही लॉयर्स क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड के खिलाफ इन पीजेंट्स के थ्रू अपने केस को फाइट करते हैं कोर्ट्स के अंदर। एंड दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, और जो लॉयर्स होते हैं वो उनके केसेस के बारे में सारी की सारी चीजें बताते हैं महात्मा जी को। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फीस, और साथ के साथ बताते हैं कि वो कितनी फीस मतलब अपने केस के लिए चार्ज करते हैं इन फार्मर से। तो यानी कहीं ना कहीं महात्मा जी मतलब सारी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अभी गैदर करें, इकट्ठा कर रहे हैं। राइट, तो ये आपका स्लाइड था फर्स्ट। गांधी जी चीडिड, चीडिड का मतलब होता है चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा मतलब स्कोल्ड करना, डर मतलब किसी को धमकाना। तो गांधी जी को ये पता चलता है कि ये जो लॉयर्स हैं मतलब ये फार्मर्स जो है इनसे बहुत बड़ी अमाउंट क्या करते हैं, फीस के तौर पे लेते हैं। तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगती है, तो वो क्या करते हैं, गांधी जी चाइल्ड द लॉयर्स, यानी वो लॉयर्स को बुरी तरीके से धमकाते हैं फॉर कलेक्टिंग फी, बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, मतलब ये जो शेयर क्रॉपर्स है, पुअर शेयर क्रॉपर्स है, जो गरीब किसान है, उनसे मतलब ये जो लॉयर्स थे बहुत बड़ी अमाउंट क्या करते थे, फीस के तौर पर लेते थे। और ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगती है, तो गांधी जी क्या करते हैं, सभी लॉयर्स को बुरी तरीके से स्कॉल्ड करते हैं, धमकाते हैं। ही सेड, और गांधी जी बोलते हैं, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस बात पर आया हूं, इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, हमें मतलब इन कोर्ट्स के अंदर जाना बंद कर देना चाहिए।
कि मुझे जहां तक मुझे लगता है अभी हमें कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स, और हमें इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाना ही नहीं चाहिए, डज लिटिल गुड, क्योंकि अगर हम इस तरह के केसेस को लेकर जाते तो इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो जजेस बैठे हैं तो वो भी तो ब्रिटिशर्स ही बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब वो वहां पर इम्पार्शियलिटी होगी, और फार्मर्स को कहीं ना कहीं जो उनका एग्जैक्टली जो एक जजमेंट मिलना चाहिए उनके फेवर में वो मिलने वाला ही नहीं है। तो इस तरह की केसेस को कोर्ट के अंदर ले जाना से कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। वेयर द पीजेंट्स, जहां पर पीजेंट्स को, जहां जहां फार्मर्स को आर टू क्रस्ट, जहां पर फार्मर्स को क्या कर दिया जाता है, क्रस्ट कर दिया जाता है, उनको निचोड़ दिया जाता है, एंड फियर स्ट्रिकन, जहां पर उनको दबाया जाता है, जहां पर उनके दिलों में डर पैदा किया जाता है, तो वहां पर केसेस ले जाने का फायदा ही क्या है। लो कोर्ट्स आर जस्ट यूजलेस, और उनका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई मतलब उनको कोई न्याय तो मिलेगा ही नहीं, जस्टिस तो उनको मिलने वाला नहीं है, तो इस तरह के केसेस को कोर्ट में ले जाने का फायदा भी क्या हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है महात्मा गांधी जी बोलते हैं, राइट, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू फ्री फ्रॉम फियर, और अगर इन गरीब मतलब फार्मर्स को एग्जैक्टली अगर हमें कोई रिलीफ देना है, अगर इन्हें हमें कोई रिलैक्सेशन देना है, तो सबसे पहले उनको इस डर से आजादी पानी होगी। ये जो डर उनके दिल में पैदा हुआ है, किनके लिए, जो ब्रिटिशर्स है उनके लिए, मतलब उनके लिए इन गरीब फार्मर्स के दिलों में जो डर है, अगर वो इस डर से आजाद होते हैं तभी उनके लिए एक आराम होगा, तभी उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सबसे पहले इनके दिलों से वो डर निकालना होगा। एंड मोस्ट ऑफ द आरेबल लैंड, आरेबल का मतलब है प्रोडक्टिव लैंड कह सकते हो, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्टिव लैंड जो मतलब उपजाऊ भूमि है इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय द इंग्लिशमैन, और मतलब उसको ज्यादातर मतलब किन्होंने कैप्चर किया हुआ है, जो इंग्लिश ब्रिटिश, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास है ज्यादातर जो प्रोडक्टिव लैंड है, वो किसने कैप्चर कर रखी है, किनका किसने उनका किनका पोजीशन है उसके ऊपर, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है उन्होंने उसको कब्जा किया हुआ है, उनका उस पर हक है। एंड वर्क बाय इंडियन टीनेंट्स, टीनेंट्स के कौन होता है, जो मतलब जो फार्मर्स की बात की जा रही है, जो एक पर्टिकुलर रेशियो के लिए, जस्ट इमेजिन करें कि वो उनकी उनकी लैंड के ऊपर काम करते हैं और उसका कुछ परसेंट, 5%, 10% जो इंडियन फार्मर्स होते हैं उनको दे देते हैं, जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर जो लैंड है, जो प्रोडक्टिव लैंड है, वो किन के पास है, वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है, उन्होंने उसको हथियाया हुआ है, उनका कब्जा है उसके ऊपर, और इंडियन जो फार्मर्स हैं वो उसके ऊपर काम करते हैं। द चीफ कॉमर्शियल, द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। कॉमर्शियल का मतलब होता है जो बिजनेस, जिससे ज्यादा बिजनेस निकलता है, राइट, यानी सबसे मुख्य जो फसल है वहां पर वो इंडिगो है, इंडिगो नील की खेती। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है किसी बात पर जोर डालना, फोर्स करना। ऑल टीनेंट्स, टीनेंट्स मतलब जो फार्मर्स जो कि उनकी लैंड पर काम करते हैं, टू प्लांट 320 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, और मतलब उनको क्या करना पड़ता है, उनका जो मतलब जो होल्डिंग्स है, जिस जिस लैंड के ऊपर उनको काम करना होता है उस पे 15%, मतलब जो लैंड उनकी है, जो फार्मर्स की जो लैंड है उसके ऊपर 15% उनको क्या करना पड़ेगा विद इंडिगो। मतलब ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल एग्रीमेंट है, तो उसके तहत जो इंडियन फार्मर्स थे उनको अपनी लैंड पे 15% जो उनकी लैंड थी उसके ऊपर उनको इंडिगो उगाना होगा। ये अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके तहत उनको 15% अपनी जमीन पर क्या उगाना होगा, उनको इंडिगो उगाना होगा, एंड सरेंडर देना होगा द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का फसल एज रेंट, मतलब लगान की तरह। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत, मतलब जितने भी इंडियन फार्मर्स थे उनको अपनी जमीन पर 15% जो उनका लैंड होता था उस पर इंडिगो उगाना होता था, क्योंकि वो उनके अग्रीमेंट के हिसाब से था। और जो भी फसल 15% के अंदर जो भी उगती थी वो उनको किसको सरेंडर करना होता था, वो उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को उनको सरेंडर करना होता था, एज ए रेंट, एज ए लगान उनको देना होता था। एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो चीज उनको करनी पड़ती थी वो एक पुराने कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको करनी होता था, एक एग्रीमेंट के तहत उनको ये चीज करनी पड़ती थी। किनको, जो लैंडलॉर्ड्स थे, मतलब जो इंडियन फार्मर्स थे उनको ये चीज फॉलो करनी पड़ती थी अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड एग्रीमेंट, एक पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से। प्रेजेंटली, और फिलहाल, करंटली मतलब फिलहाल की अगर बात की जाए, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न, अभी लैंडलॉर्ड्स को इस बात का पता चलता है कि जर्मनी हैड डेवलप्ड
डेवलप सिंथेटिक इंडिगो। तो अभी पता चलता है कि मतलब देखो, ज्यादातर ये इंडिगो थी तो इंडियंस कहां पर भेजते थे? इंडियंस जर्मनी भेजते थे। इंडियन जो इंडिगो थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो जो इंडियन इंडियन इंडिगो थी वो जर्मनी में क्या करते थे? वो एक्सपोर्ट करते थे कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ, जर्मनी ने अपने खुद का एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल कह सकते हो इंडिगो उसने बना लिया। अब जर्मनी ने जब आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया तो वो इंडियन इंडिगो को क्यों डिमांड करेगा? तो यहाँ पर ये अभी ये चीज आ गई थी कि जर्मनी ने अभी अपना सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था। देर अपॉन इस वजह से obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for the being released from the 15% arrangement। और अब हुआ क्या, देखो अभी सीन क्या था कि इससे पहले जब जर्मनी ने अपना सिंथेटिक इंडिगो बनाने से पहले जर्मनी के अंदर जो इंडिगो एक्सपोर्ट होता था वो इंडिया करता था। तो वो इंडिया करता था। अब क्या हुआ, जर्मनी ने अपना सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, जिसकी वजह से उसने इंडियन जो इंडिगो था उसको खरीदना बंद कर दिया। अब जो 15% जो इंडियन फार्मर्स थे जो अपनी लैंड के ऊपर वो इंडिगो को क्या करते थे? कल्टीवेट करते थे, उगाते थे। अब मतलब ब्रिटिश प्लांटर्स ने क्या कहा, क्योंकि अब उन्होंने ये बात तो बोली नहीं कि इंडिगो की डिमांड खत्म हो गई है, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि चलो ठीक है, हम आपको 15% जो आपको इंडिगो उगाना होता है ना, उस एग्रीमेंट से हम आपको रिलीज कर देते हैं, बल्कि उसकी बजाय आपको क्या करना पड़ेगा? 15% आपको हमें पे करना पड़ेगा। मतलब 15% इंडिगो का जो चार्जेस बनता था वो आपको हमें कंपनसेशन के तौर पर, क्षतिपूर्ति के तौर पर आपको देना पड़ेगा। पहले वो इंडिगो लेते थे, लेकिन इंडिगो की क्या थी? डिमांड खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने अब क्या किया, एक चाल खेली जो ब्रिटिशर्स ने। अब 15% जो कहते कि चलो 15% आप इंडिगो आप कल्टीवेट मत करो, उसका जो कंपनसेशन है, उसकी जो क्षतिपूर्ति है, आप उसको एज ए कंपनसेशन हमें दे दो। द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज इरकसम। इरकसम का मतलब ट्रबल सम, दिक्कत देने वाला। जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड और फार्मर्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा क्या था? ट्रबल सम था, दिक्कत देने वाला था। एंड मैनी साइन विलिंगली, और बहुत सारे लोगों ने तो साइन कर दिया विलिंगली, जिनको नहीं पता था कि मतलब किस वजह से ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है वो इंडियन फार्मर्स को 15% जो इंडिगो उनको उगाना होता था उससे फ्री क्यों करें, क्योंकि उनको पता नहीं था। उनको इस बात का पता नहीं था कि इंडिगो जो जर्मनी ने उसने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया और इंडियन इंडिगो की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स है उसको उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलीज कर दिया, उसके उसके बदले में उन्होंने 15% कंपनसेशन मांग लिया। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था, उन्होंने विलिंगली साइन कर दिया। एंड दोज रजिस्टर्ड, और जिन लोगों ने रजिस्ट किया, मतलब जिन लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, इंगेज लॉयर्स, उन्होंने लॉयर्स को हायर कर लिया। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, मतलब अगर जिन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, तो उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट करने के बाद उन्होंने लॉयर्स को हायर कर लिया। और द लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया? ठग्स का मतलब जो गुंडे टाइप के लोग हैं उनको हायर कर लिया, उनको दबाने के लिए। मीनवाइल, और इस दौरान द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और अभी तक मतलब जो बात अभी तक छुपी हुई थी कि किस वजह से, पुराने अग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो जितने भी इंडियन फार्मर्स थे उनको 15% इंडिगो अपनी लैंड के ऊपर उगाना होता था, और वो जो कल्टीवेशन होता था, जो फसल होती थी, वैसे रेंट एज ए लगान ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को देना होता था। लेकिन जब से जर्मनी ने अपना सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, तो इंडियन जो इंडिगो था उसका डिमांड खत्म हो गया था। अब जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने चालाकी से क्या कहा, अभी हम आपको है ना 15% जो इंडिगो आपको उगाना होता है इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद करते हैं, बल्कि 15% आपको हमें पे करना होगा। तो उन्होंने ये बात नहीं बताई कि किस वजह से उन्होंने 15% जो इंडिगो का जो अग्रीमेंट था उससे आप रिलीज कर रहे हो। अगर ये बता देते तो कहीं ना कहीं जो इंडियन फार्मर्स है उसके अगेंस्ट हो जाते। तो यहाँ पे देखो अभी द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स, और अब ये बात कहीं ना कहीं इंडियन फार्मर्स तक पहुंच गई कि जर्मनी ने इंडिगो जो सिंथेटिक इंडिगो उसको बना लिया, एंड हु साइन, और जिन्होंने साइन किया था दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो भी अपना पैसा चाहते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो जानबूझकर कंपनसेशन ले रहे थे। किस वजह से? क्योंकि इंडिगो का तो डिमांड ही नहीं था, और इस वजह से वो उन्होंने ये बात तो बताई नहीं। और अब जब ये बात इलिटरेट पीजेंट्स तक
जो अनपढ़ पीजेंट्स थे तब तक उन तक ये बात जब पहुंची तो वो सारे के सारे अपना जो अग्रीमेंट के तहत उन्होंने कंपनसेशन दिया था 15% इंडिगो का, तो वो कंपनसेशन, वो पैसा वो वापस मांग रहे थे। एट दिस पॉइंट, इस जगह पर अगर बात की जाए, गांधी अराइव्ड इन चंपारण, तो अभी गांधी जी का आगमन होता है चंपारण के अंदर, यानी गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं। He began by trying to get the facts, और कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट्स होते हैं तो उन फैक्ट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं गांधी जी। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और जो अध्यक्ष होते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, वो उनको बताते हैं दैट दे कुड नो इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, और वो साफ साफ बोल देते हैं कि हम किसी आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का जो सेक्रेटरी होता है, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी होते हैं, वो साफ साफ मना कर देते हैं गांधी जी को इंफॉर्मेशन देने से, और कहते हैं कि आप आउटसाइडर हो, हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। गांधी जी आंसर दैट ही वाज नॉट आउटसाइडर, और गांधी जी बोलते हैं कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है, वो भी एक इंडियन है और उनका राइट है ये इंफॉर्मेशन लेने का। तो कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, वो गांधी जी को साफ साफ मना कर देते हैं इंफॉर्मेशन देने से। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, और उसके बाद जो गांधी जी क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ त्रिहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। और मतलब उसके बाद जो गांधी जी क्या डिसाइड करते हैं, वो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो होते हैं उनसे मिलने के लिए, मतलब उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और उस टाइम चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिवीजन के अंदर आता है, तिरहुत डिवीजन के अंदर आता है, और उस तिरहुत डिवीजन के जो कमिश्नर थे उससे मिलने की बात करते हैं गांधी जी। तिरहुत जो डिवीजन था उसके जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर थे उनसे मिलने की बात करते हैं, यानी गांधी जी उनसे मिलने की, अब उनसे मिलते हैं। द कमिश्नर गांधी जी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली, बुली का मतलब किसी को दबाना, मी एंड एडवाइज मी टू फोर्थविथ टू लीव तिरहुत, फोर्थविथ का मतलब इमीडिएटली कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब वो कमिश्नर से मिलते हैं तो कमिश्नर क्या बोलते हैं, उनको बुली करने लग जाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, गांधी जी को दबाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अभी की अभी तिरहुत को यहां से छोड़कर चले जाओ। राइट, तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे वो गांधी जी को क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और किसी भी तरह का कोऑपरेशन गांधी जी के साथ नहीं कर रहे थे। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी बहुत ज्यादा रेजुलेट होते हैं, उनके कहने पर वो हिलते भी नहीं, वो वहां से नहीं जाते हैं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, और मतलब तिरहुत को छोड़ने की बजाय बल्कि वो मोतिहारी की तरफ रवाना हो जाते हैं, द कैपिटल ऑफ चंपारण, और वो कैपिटल थी चंपारण की, तो वहां पर प्रोसीड करते हैं, यानी तिरहुत को छोड़ने की बजाय वो मोतिहारी चले जाते हैं। सेवरल लॉयर्स, और वहां पे बहुत सारे लॉयर्स अकम्पनीड हिम, अकम्पनीड का मतलब साथ साथ, हिम यानी बहुत सारे लॉयर्स भी महात्मा गांधी जी के साथ जाते हैं। एट द रेलवे स्टेशन, और जब वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, अ वास्ट, बहुत बड़ा, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड यहाँ पे भीड़ कह सकते हैं, ग्रीटेड गांधी जी, एक बहुत बड़ी भीड़ जो होती है वो गांधी जी को ग्रीट करती है, ओके, उसका अभिनंदन करती है। He went to a house, और उसके बाद गांधी जी एक घर में जाते हैं, and using it as a headquarters, और उस घर को वो एज ए हेडक्वार्टर्स यूज करते हैं, एंड कंटिन्यू हिज इन्वेस्टिगेशन, और उस घर से वो अपनी जो जांच पड़ताल होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उसको वहीं से वो जारी रखते हैं। एक रिपोर्ट आती है, इन ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पीजेंट हैड बीन मेलट्रीटेड, मेलट्रीटेड का मतलब होता है मिसबिहेव्ड, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना। तो तभी गांधी जी के पास एक रिपोर्ट आती है कि पास के ही गांव में, इन अ नियर बाय विलेज, पास के ही गांव में एक जो पीजेंट है, एक जो फार्मर है, उसके साथ मेलट्रीटेड यानी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। ये रिपोर्ट गांधी जी तक पहुंचती है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो, गांधी जी डिसाइड करते वो इस मुद्दे को देखेंगे, एंड सी, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और अगले ही दिन वो उस फार्मर को देखने के लिए जिसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था, तो गांधी जी क्या करते हैं, हाथी की पीठ पर बैठकर उसको मिलने के लिए चल पड़ते हैं। He had not proceeded far, अभी वो ज्यादा दूर नहीं पहुंचे थे गांधी जी, when the police superintendent, मतलब उसी वक्त जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट होते हैं, ओके, यानी पुलिस सुप्रिटेंडेंट के जो मैसेंजर था,
यानी उनका जो दूत था, जो जो संदेश देने के लिए आया था, यानी पुलिस सुप्रिटेंडेंट ने अपना एक मैसेंजर भेजा। वो मैसेंजर गांधी जी के पास आता है, ओवरटुक हिम, गांधी जी को ओवरटेक करते हुए, एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू द टाउन। और वो गांधी जी को बोलते हैं कि आप टाउन वापस चले जाओ, कस्बे में वापस चले जाओ। यानी कहीं ना कहीं सुप्रिटेंडेंट जो पुलिस है उसने ऑर्डर दिया है कि आपको ऑर्डर, मतलब उनको, उन्होंने ऑर्डर दिया सुप्रिटेंडेंट और पुलिस ने कि आप टाउन वापस चले जाओ। इन हिज कैरिज, कैरिज मतलब वो एक गाड़ी थी जिसमें वो बैठा हुआ था। इन हिज कैरिज, कैरिज की मतलब जिस कैरिज के अंदर वो मैसेंजर आया था, तो उस कैरिज के अंदर बैठकर वो कहता है कि गांधी जी को बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलो और टाउन टाउन वापस चलो। गांधी कंप्लाइड, कंप्लाइड का मतलब पालन करना। गांधी जी उसको पालन करता है, मतलब जो जो ऑर्डर दिए थे गांधी जी उनको पालन करता है। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम, और जो मैसेंजर था वो गांधी जी को घर वापस ले आते हैं। वेयर ही सर्व्ड हिम एन ऑफिशियल नोटिस, और जहां पर वो जो मैसेंजर होता है वो उसको एक ऑफिशियल नोटिस देता है, किसको, गांधी जी को, टू क्विट चंपारण। और उसके अंदर लिखा होता है कि आपको चंपारण छोड़ना होगा। उसके उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आपको चंपारण छोड़ना होगा इमीडिएटली, अभी के अभी। गांधी जी साइंड अ रिसिट, गांधी जी साइन करते हैं उस नोटिस के ऊपर, फॉर द नोटिस, एंड wrote on it that he would disobey the order। और उसके ऊपर वो साफ साफ लिख देते हैं कि वो इसका डिसओबे करेंगे, इसका अवज्ञा करेंगे, मतलब इस ऑर्डर का वो पालन नहीं करने वाले हैं। इन कॉन्सिक्वेंसेस, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब गांधी जी डिसऑबे करते हैं उस जो सुप्रीडेंट ने उसको ऑर्डर दिया था कि वो यहाँ से जल्दी चले जाएं, तो क्या होता है, इन कॉन्सिक्वेंसेस, एज ए रिजल्ट क्या होता है, गांधी जी रिसीव्ड ए समन्स, समन्स मतलब अ लीगल ऑर्डर। तो गांधी जी को एक लीगल ऑर्डर मिलता है टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, अगले दिन उनको कोर्ट में जाकर इकट्ठा होना होता है। क्योंकि गांधी जी को अभी क्या मिल गया है, एक एक सम्मन मिल गया है, और उस सम्मन के तहत, क्योंकि गांधी जी ने ऑर्डर मानने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब उनको कोर्ट में जाना होगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, नंबर पार्ट नंबर 2। कल हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। ओके, सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।